हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज ये कंबशन एंड फ्यूल का है ना लास्ट लेक्चर। कंबशन एंड फ्लेम का ये लास्ट लेक्चर है। और अगर ये लास्ट लेक्चर है और उसी के साथ में क्लास 8 की केमिस्ट्री पोर्शन भी उसके लिए भी लास्ट पोर्शन है, तो यानी कि मेरे तरफ से जितना काम था क्लास 8 के लिए मैंने कर दिया है। आप कंटिन्यू इसी तरीके से सारे के सारे वीडियो देखते रहें, जो भी ज़रूरत पड़ती है आगे फर्दर क्लासेस में आप देखते रहें, ठीक है। सारे के सारे क्लास के आपकी केमिस्ट्री के वीडियो 1 बाय 1 बड़े डिटेल में जिस तरीके से ऐसा आपके लिए बनाया है उसी तरीके से सारे क्लासेस के लिए बने हुए हैं। आप वहाँ पे जाइए और देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। सो सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल्स, कौन कौन से हम फ्यूल इन जनरल यूज़ करते हैं अपने घर में वो हम बताते हैं, और कुछ उसकी वैल्यू की डिस्कशन करेंगे कि और वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लूँगा, जैसे मान लीजिए कि कौन सा फ्यूल लेने वाला हूँ तो वो फ्यूल का एक बनाऊँगा, उसकी बताऊँगा कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है ना, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताऊंगा उसका, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि रेसिड्यू जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो कितना देता है ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में एक बार जान लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ हम ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। बस एक समरी ले रहे हैं ताकि इस चैप्टर का हमें समझ में आ जाए कि हमने किया क्या है, ठीक है। और कोस्ट की बात करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं किसी फ्यूल के बारे में। तो कुछ चीज़ें ये सब देखने वाले हैं हम। सपोज करिए हमने कुछ फ्यूल लिख दिया, नंबर 1 हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हमने लिख दिया CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया केरोसिन पेट्रोल, केरोसिन है ना, नेक्स्ट पेट्रोल, नेक्स्ट डीजल। यही सब तो यूज़ करते हैं आप इन जनरल, जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं वो यही सब यूज़ करते हैं। कोल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ये सब चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में एज अ फ्यूल्स यूज़ करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम अगर आते हैं तो ये डिक्रीज़ करता चला जाता है, उसी के ऑर्डर पे हमने ये लिख रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होती है, हमने लिख के बताया था वहाँ पे 150 किलोजूल पर मोल वहाँ पे बता रहा था, है ना। सो हाईएस्ट होती है ये, और हाईएस्ट से फिर धीरे 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 यहाँ पे इसका बोलेंगे CNG वेरी हाई, केरोसिन इसी तरीके से बोलेंगे हाई। मतलब CNG के बाद आप LPG चाहें तो लोड कर सकते हैं, है ना, LPG इसका हम बोल देंगे कि हाई। फिर धीरे धीरे जैसे ये सब मॉडरेट है ना, फिर नीचे आएंगे तो इसका लो कैलोरीफिक वैल्यू आता है। तो बस हाईएस्ट से नीचे जाएंगे तो लो होता चला जाएगा। कुछ वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और कम ज़्यादा एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक नॉर्मल तरीके से आप याद रखिए कि ऊपर से नीचे जाएंगे ये सब तो ये एनर्जी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। रेसिड्यू की बात करें तो गैसेस लोग रेसिड्यू नहीं देते हैं। सो आप अप टू पेट्रोल तक कह सकते हैं कि, और अप टू डीजल तक कह सकते हैं कि ये लोग रेसिड्यू नहीं देते हैं। कुछ उस तरीके से जलने के बाद लास्ट में छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं ये लोग, है ना। जैसे कोल में क्या होता है, कोल जलाने के बाद एक ब्लैक कलर का रेसिड्यू वहाँ रहता है ना, तो यहाँ पे उसको जिसको ऐश कहते हो तो वो ऐश यहाँ पे नहीं रहता है। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप नो ऐश, यानी कि नो रेसिड्यू, है ना। सो नो रेसिड्यू। इसी तरीके से अगर हम बात करें इग्निशन टेम्परेचर की, तो किसको कितना इग्निशन टेम्परेचर ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसको इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वेरी लो होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, इसीलिए आप H2 को फ्लेमेबल गैस भी बोलते हो, ठीक है। तो फ्लेमेबल गैस बोलने का रीज़न यही होता है।
नीचे जाओगे ये सब लो होता है, लो होते हैं, है ना। इस तरीके से डीजल का अगर बोलोगे तो मॉडरेट होता है, और यहाँ पे इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक आप जब वहाँ पे आग लगाए रखते हो तब जा कर के इसमें आग लगती है। इतना आसान नहीं होता कोयले को जलाना, ये एक वर्क हो जाता है कोयले को जला पाना ठीक से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉस्ट की, तो ये आपको हाई कॉस्ट पड़ता है, इसीलिए इजीली अवेलेबल नहीं होता है हाई कॉस्ट होने के कारण। जैसे सीएनजी वगैरह तो ये नॉर्मली मिल जाते हैं, तो लो कॉस्ट में मिल जाते हैं। फिर एलपीजी जो घर में आप बात करते हो, एलपीजी है ना, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब मॉडरेट में मिलता है। हाई में कह सकते हो थोड़ा सा कोल थोड़ा महंगा पड़ता है, मतलब डीजल पेट्रोल तो दोनों लगभग सेम ही है अभी, है ना। तो इन सभी को मॉडरेट मान के चल सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। और कोल आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है ना। तो इस तरीके से कॉस्ट वाइज हम बात करते हैं। तो कुछ यहाँ पे फ्यूल्स थे, उनको आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये था पूरी तरीके से कंपैरिजन ऑफ वेरियस फ्यूल्स। हमने पूरा आपको जितने भी फ्यूल हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन होता है बेटा, आपको पता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है आपका वो सन होता है। अगर सन गायब हो जाए ना तो इस दुनिया से सब गायब हो जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये सन जो होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर आप बात करें तो सन से ही आपको क्या मिलता है बेटा, अगर आपको पता हो तो सोलर एनर्जी कहते हैं। सन से मिलने वाला एनर्जी क्या कहते हो? सोलर एनर्जी। तो अगर ये सोलर एनर्जी मिलता है, ठीक है, तो इससे क्या आप प्रोड्यूस करते हो? सोलर पैनल, और सोलर पैनल के हेल्प से आप क्या करते हो? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हो, है ना। सो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से आप अगर सन की और भी यूजेस की बात करें तो सन चूंकि हीट प्रोवाइड कराता है बहुत ज़्यादा, तो इसी के कारण जो आप विंड्स चलते हैं, है ना, क्या करता है कि ये क्या करता है सन, कि सन जब हीट लाता है तो क्या होता है कि एक जगह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जहाँ पे ठंडा हवा रहता है तो गर्म और ठंडे हवा से, तो ठंडा हवा क्या होता है थोड़ा हैवी, गर्म हवा क्या होता है हल्का, तो ये मूव करना स्टार्ट करता है ना। गर्म हवा और ठंडे हवा के बीच में प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो मूव करना स्टार्ट कर जाता है, तो विंड उसी के कारण होता है। टाइड्स जो होते हैं, टाइड्स का भी रीज़न यही है ना, कि गर्म कर देता है, तो गर्म से ठंडा की और इस तरीके से फ्लो करने का टेंडेंसी जो होता है ना, इसी के कारण आपको टाइड्स भी देखने को मिलता है। तो रीज़न ओवरऑल सन ही होते हैं, है ना। तो टाइड्स एंड ओशियन वेव्स जो आपको देखने को मिलते हैं, ओशियन वेव्स जो देखने को मिलते हैं वो इसी के कारण आपको देखने को मिलता है, सन के कारण ही, ठीक है। नेक्स्ट और बात कर लें तो जितने भी प्लांट जो ग्रो करते हैं, है ना, प्लांट्स ग्रो के पीछे किसका हाथ होता है? सन। अगर सन अपना लाइट नहीं दे तो ये खाना कैसे बनाएंगे, और ये अगर खाना अपना नहीं बना पाएंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे, है ना। क्योंकि हम इस पे कौन कौन डिपेंडेंट है, इसको फोटोसिंथेसिस में जब आप ये हीट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये खाना बनाते हैं, और ये खाना बनाते हैं तभी जाकर के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उसको एनिमल खाते हैं, और उसी से हम भी फल फ्रूट खाते हैं, है ना। एनिमल भी खाते हैं और लोग भी खाते हैं, तो फल फ्रूट उसी से खाते हैं। अब एनिमल से हमें फॉसिल फ्यूल भी मिल जाता है ना। सो फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं उससे, और हम कह सकते हैं कि गोबर गैस जिसे कहते हो, गोबर गैस, वो भी मिल जाता है आपको एनिमल से। तो हम इनडायरेक्टली प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, फल फ्रूट वगैरह सब कुछ हमें यहीं से मिलता है। तो अगर ये प्लांट्स ही नहीं बचेंगे तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? हाउ कैन वी इमेजिन? और भी देख लीजिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ये हीट प्रोड्यूस करता है ना, तभी जाकर के रेन होता है,
एंड वाटरफॉल्स जो आपको दिखता है ना, वाटरफॉल्स वो कहाँ से दिख पाता है? ये सभी के पीछे रीज़न क्या है? सनलाइट। इन्हीं के सनलाइट से वाटर साइकिल चलता है। तो ये सब चीज़ तो वाटर साइकिल से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहीं से आपको ये क्या मिलेगा? वाटर से आपको क्या मिलेगा? वाटर पावर प्लांट, और वहाँ से भी आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। इसी तरीके से इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो सोलर एनर्जी से, है ना। विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ना जाने कितने एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ सन है अपना। इसीलिए बेटा इसे भगवान से कम नहीं माना जाता, भगवान ही है ये। आपके जीवन को चला दे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको, है ना। जिंदगी जीने के लिए हमें ये सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। समझ में आया? तो ये रीज़न होता है। चलिए और भी कुछ हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आपने सुना होगा। कहीं आग लग जाती है तो क्या करते हैं? तो अभी हम कंबसन एंड फ्लेम पढ़ रहे हैं, तो चलिए इसी के अंदर निपटा देते हैं। फायर फाइटिंग होता है, वो फायर एक्सटिंग्विशर जिसे कहते हैं, वो कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो देखना चाहते हैं हम। तो चलिए हम पढ़ाते हैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सो फायर एक्सटिंग्विशर्स, अब यहां पे दो तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। नंबर 1 इज ड्राई पाउडर। नंबर 1 जो होता है वो ड्राई पाउडर वाला होता है ना। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर इन शॉर्ट FE लिख रहा हूं। सो ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ सैंड और बेकिंग सोडा, हम क्या करते हैं? मिक्सचर ऑफ सैंड और बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? मिला देते हैं, और मिला करके जहां पे आग लगा है वहां पे फेंक देते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो है वो ब्रेक हो करके ये दे देता है आपको Na2CO3, है ना, प्लस वो H2O रिलीज हो जाता है ना, जल करके, और यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होता है। तो CO2 गैस जब उस जले हुए एरिया पे लगता है, पड़ता है, वहां पे CO2 गैस जब बनता है, तो यही एक इनफ्लेमेबल यानी कि आग को बुझाने का काम करता है। ये हमने आपको बता रखा था पहले कि ये आग को बुझाने का काम करता है CO2। तो ये जो होता है ड्राई पाउडर के इसी तरीके से यूज में लेते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। बहुत तरह का एक्सटिंग्विशर होता है बेटा। तो सोडा एसिड, थोड़ा सा तबीयत खराब है मेरी, तो सोडा एसिड, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर पा रहा हूँ। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है बेटा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होता है? देखिए यहाँ पे क्या करते हैं उसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप क्या करते हैं? H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवा देते हैं। ये बना लेता है आपको Na2SO4, है ना, साथ में वाटर रिलीज कर देता है और साथ में CO2। तो हमें तो सिर्फ क्या मतलब है? CO2 से। CO2 अगर आ गया तो भैया आग को बुझाने के लिए ये काफ़ी होता है। तो इसी का यूज़ के लिए हमने ये सब की चीज़ किया। अब हम क्या करते हैं समझिए कि ये स्टेप होता कैसे। एक्चुअली ये एक इस तरीके से सिलेंडर होता है, ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर के अंदर में आप क्या करते हो कि इस तरीके से यहाँ से फिर पाइप से कनेक्टेड इस तरीके से एक नॉब रहता है ऐसा, ठीक है, पाइप से कनेक्टेड। अब इस सिलेंडर के अंदर पे इस तरीके का सेटअप रहता है कि यहाँ पे एक ग्लास का ट्यूब रहता है, ग्लास का ट्यूब, और इसमें H2SO4 भरा रहता है। क्या भरा रहता है? H2SO4 भरा रहता है, ठीक है। और बाहर में रहता है ये टैंक के इस एरिया में रहता है क्या? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है। यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ होता है ऐसा करके, ये नॉब, इसको प्रेस करेंगे, पुश करेंगे, इसको पुश करेंगे जब इस इधर की ओर, तो ये ग्लास टूट जाएगा। जब ये ग्लास टूट जाएगा तो H2SO4 बाहर आ जाएगा। तो ये वाला H2SO4 बाहर आ जाएगा और किससे रिएक्शन कर जाएगा? NaHCO3 के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। तो बनेगा क्या? CO2 गैस। अब जहां पे आग लगा है CO2 गैस को वहां पे लगा दीजिए तो वो बुझ जाएगा, वो आग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही प्रोसेस होता है उसमें। अब मैं डिफरेंट तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर को आपको दिखाता हूं सो दैट आप फील कर सकें कि आखिर किस तरीके से कहां पे यूज में लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को। नाउ
यू कैन सी हियर कि मेन टाइप ऑफ पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, देयर यूजेस एंड कलर कोडिंग। ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, हर सिलेंडर के ऊपर में एक कलर दिया हुआ है। इस कलर से पता चल जाता है कि कौन सा मटेरियल इसमें है। येलो कलर है तो यानी कि वेट केमिकल है, ब्लैक कलर है यानी कि CO2 वहाँ से निकलेगा। ये जो निकलेगा इस पाइप के थ्रू क्या निकलेगा वो बताना चाहता है। यहाँ पे ये कलर का है तो फोम निकलेगा, ये ब्लू कलर है पाउडर निकलेगा, ये पाउडर एक्सटिंग्विशर, ये वाटर निकलेगा इस एक्सटिंग्विशर से। तो यानी कि कहने का मतलब है कि सबका एक कोडिंग किया हुआ है, सबका एक कलर दिया हुआ है कि कौन से कलर का कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। देखिए सब जगह पे सारे फायर एक्सटिंग्विशर यूज में नहीं लिए जाते। मान लीजिए कि अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिकल सर्किट में आग लगी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के कारण आग लगी है और वहां जाकर के आप पानी वाला दोगे तो भैया उल्टा मरोगे या जाकर के यार, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या यूज करोगे, देखो सूटेबल कौन है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कि ये वाला जो हमने अभी बताया था आपको, जो प्रोसेस अभी बताया था। तो फॉर लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल फायर्स, ये लिख दिया है पर्टिकुलर कि कौन से फायर के लिए कौन सा यूज करना है आपको। तो यहाँ पे यूजेस लिख दिया है कि किस जगह पे आपको यूज करना है कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर, और नीचे लिखा हुआ है कि किसके लिए सूटेबल नहीं है, कि कहाँ यूज नहीं करें, ये वाला नीचे लिखा हुआ है, नॉट सूटेबल फॉर, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फर्स्ट वाला यही वाला हमने लिया है एग्जांपल। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ लेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट से रीजन से आग लग गया हो। अलग अलग जगह पे रीजन होता है ना, कहीं पे तेल से आग लग जाता है, मतलब जो क्रूड ऑयल की कंपनी है वहीं पे आग लग जाता है, तो वहां पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। किचन में आग लग जाता है तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करेंगे। तो सबके लिए अलग अलग होता है, सब जगह एक ही जैसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे देख लिए कि लिक्विड या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल फायर से अगर आग लगी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। CO2 वहाँ देंगे इस तरीके से इस पाइप के थ्रू, तो वो हो जाएगा। अब किसके लिए सूटेबल नहीं है तो देख लीजिए, नॉट सूटेबल फॉर गैस, मेटल और चीप एंड फैट पैंस फायर्स, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे चीज़ें हम डिफरेंट जगह पे, बहुत सारे मॉल्स पे, गाड़ियों पे लगे हुए रहते हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर, सो दैट अचानक से अगर कभी आग पकड़ ले तो हम उससे मुक्ति पा सके, यानी कि उससे छुटकारा पा सके। तो उसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज में लेते हैं। सो ओवरऑल मैंने ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आप अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को ठीक से समझिए, क्वेश्चंस आंसर जो भी मतलब हो सकते हैं उसको करिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक चीज को अगर कहीं पे फंसते हैं तो उसके पर्टिकुलर थ्योरी को जाकर के देखिए। मैंने 1 by 1 एक एक चीज हमने मेंशन किया है, जितने भी चीज रिक्वायर थी इसमें मैंने अपने तरफ से 100% दिया है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। हालांकि मैं सभी चैप्टर के एंड में 50 क्वेश्चंस देता हूं, तो इसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेगा। उस 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और वो पूरे चैप्टर को कवर करेगा वो 50 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, है ना, और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। सो बच्चों, इस तरीके से क्लास 8th की पूरी केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपसे अलविदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और मस्त रहिए, ठीक है, बिना टेंशन पढ़िए। तो चलिए इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।